हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मेरे सामने आज मैंने एक कटआउट लगा रखा है और ये 30/4/2023 को जो FVA का ज्ञापन गया था उसका पहला पॉइंट है। ये इसके बारे में मैंने पहले ही बहुत बचा रखा था, लेकिन आज मैं इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन उससे पहले क्यों ज़रूरत पड़ गई मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सी बात उससे पहले ये बताऊँगा मैं। मेरे पास रात को 10:30 बजे सूबेदार मेजर साहब का फ़ोन आया। नाम मैं नहीं बताऊँगा। बड़ी शालीनता से उन्होंने मेरे से पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि साहब का सैनिक जो संघर्ष समिति है उनके लोग जंतर मंतर से पैसा लेकर के भाग गए। मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का वर्ड पैसा लेकर के भाग गए, मैंने ऐसा नहीं कहा है। बोला मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। मैं उनके वीडियो का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ये वीडियो नहीं आया कि इस लैंग्वेज के साथ कि साहब वाले जंतर मंतर से पैसा लेकर के भाग गए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था। कपिल जी ने यह कहा था कि हम जंतर मंतर पर केवल 100-200 रुपये लेते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं लेते, कैश में लेते हैं, अकाउंट में हम नहीं लेते हैं। लेकिन जब पता चला कि अनरजिस्टर्ड पते पर आपने 25,000 रुपये भी लिए हैं, 20,000 रुपये भी लिए हैं, 6500 रुपये भी लिए हैं, 21,000 रुपये लिए हैं, मैंने वो पर्ची डाली थी। और उससे जब अंदाज लगाया तो हमारे हिसाब से बैठा कोई 30-35 लाख रुपये आपने इकट्ठा किया होगा। और हम ये चाहते थे कि कोई बात नहीं, पैसा लिए हर ऑर्गेनाइजेशन लेता है, आप एक MSCP का केस कर दो। ये मेरी बात उनसे हुई थी। उन्होंने कपिल का बचाव किया ये कहते हुए कपिल तो एक बच्चा है। भाई कपिल जी, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके जो फादर्स हैं इतने मजबूत और शक्तिशाली बैठे हैं, आपका बचाव कर रहे हैं। और उसके बाद MSP केस की बात चली। फिर वो लाए, मैंने सर ठीक है, आप जो बात कर रहे हो, पहली बात तो मैंने ये कहा नहीं है और मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया, उसके बाद इन पैसों की मेरी ओर से कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन आपके यहाँ पर डेली झूठे वीडियो बनाए जाते हैं। कभी सरकार हिल गई, कभी मोदी जी ने बात मान ली, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, और डेली के डेली 2 व्यक्ति वहाँ पर झूठे वीडियो बनाते, आप इनको रुकवाइए। उन्होंने माना हाँ, इस प्रकार के वीडियो उनको नहीं बनाने चाहिए। और मैंने आपकी जो MSP के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि जो MSP का केस है वो कोई ADC कोई संस्था लड़ रही है। मैंने उनको बताया कि कोई ADC नहीं लड़ रही है। इस केस को केवल और केवल वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं, मेरे लिए भी लड़ रहे हैं और कपिल के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है और उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने पूछा तब ये बताइए कि पहले जो केस का नंबर है किसका, ADC का है या वीर बहादुर सिंह जी का। मैंने बताया कि पहले वीर बहादुर सिंह का नंबर है 12,848/2018 और उनका है 12,903/2018। और रिकॉर्ड है कि वो जा करके वीर बहादुर के साथ अटैच हुए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम वहाँ अटैच हुए थे। फिर वो लाए कि चंडीगढ़ में केस वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी ने हारा था। ये मेरे लिए एक चमत्कारिक, एक कमाल का ही मतलब रिविलेशन था, डिस्क्लोजर था। मैं बोला नहीं, मैंने देखा है चंडीगढ़ में जो केस हारा था वो नायक हरपाल सिंह के नाम से है और मैंने ऑर्डर देखा। वो नहीं, वो राजीव बहल जी जो थे उन्होंने हारा था। मैंने वीर बहादुर सिंह से पूछा, बोला मैंने कभी भी चंडीगढ़ में कोई केस नहीं लड़ा। दूसरा, राजीव बहल जी ने कभी भी चंडीगढ़ में कोई केस नहीं लड़ा। फिर मेरे राजीव बहल जी की बात कैसे आई, उन्होंने कहा था कि नायक हरपाल जी ने राजीव बहल जी से मैटर लिया था केस लड़ने के लिए, केस हमने नहीं लड़ा था। उसकी सच्चाई ये है चंडीगढ़ वाले की। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एक्सर्समैन के लिए और हमने लोगों को सचेत किया है, ऑफिसर्स ने जो हमारे साथ ये किया। मैं सही है, आप बिल्कुल जंतर अंतर बैठे हो, हमारे लिए बैठे हो, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन आप ये कहते हो कि आपने ज्ञापन दिए, आपने पता नहीं बहुत उच्च कोटि के ज्ञापन दे रखे हैं। तो मैंने बताया कि आपका एक भी ज्ञापन स्टैंडर्ड का नहीं है। सारे के सारे ज्ञापन आपके सब स्टैंडर्ड हैं। उनमें कोई भी, पहले वाले ज्ञापन में तो आप 2.8 मिनट का संगीत गा रहे थे, आपने उसको बदल दिया 30/4 को। और 30/4 को जो आपका ज्ञापन गया था, मैंने कहा था कि आपने अपने ज्ञापन में नोशनल मैक्सिमम मांगा है जो एवरेज वेस्ट कैलकुलेशन से कम है। क्या आप हमारी पेंशन कम कराना चाहते हो? वो नहीं, हमने तो नहीं मांगा। अब आप पढ़िए अपना पहला नोट,
पहला ही आपका ज्ञापन, वो पढ़िए आपका जो नोट है ज्ञापन का, आपको नहीं हमने नहीं मांगा, वो मानने को तैयार नहीं थे, बोला मैं देखूंगा बाद में। और जब मैं उनको बताने लगा कि एमएसपी की असली सच्चाई क्या है, कौन लड़ रहा है, तो वो असल बात को सुनने से परहेज कर गए और चले गए। मैं बाद में आपसे बात करूंगा इस प्रकार। अब मैं सूबेदार मेजर साहब, आपका ही पहला नंबर जो आपका ज्ञापन का है मेरे सामने ये है, मैंने बिल्कुल हूबहू वही रखे वर्ड जो आपके हैं। अब आपको बताऊंगा, आप मुझे ये बताइए कि 2019 में जो हमारी ओआरओपी कम हुई है उसका इस आपके पॉइंट से क्या संबंध है, और नोशनल मैक्सिमम के बारे में आप क्या कह रहे हो। आप देख लीजिए, आपकी वर्डिंग है, मेरी नहीं है। रिमूवल ऑफ एनोमलीज ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, यानी 1 रैंक 1 पेंशन से आप एनोमलीज हटाना चाहते हो। और कौन सी हटा रहे हो आप? 19 से 14 वाली, 2014 वाली, 2019 वाली नहीं, 2014 वाली। कैसे हटाना चाह रहे हो आप? JCN जवान वर फोर्स्ड टू रिटायर एट वेरी यंग एज एंड लेस सर्विस एट देयर पेंशन वाज फिक्स्ड एट 75% ऑफ पे विच वाज टिल 1973। 1973 तक जो पे थी हमारी 75% थी, और वो जल्दी ही एज में रिटायर हो जाते हैं, वो तो अब भी हो रहे हैं। आफ्टर दैट पेंशन वाज रेड्यूस टू 50%, और उसके बाद इसको 50% कर दिया गया थर्ड पे कमीशन में। एंड इट वाज एश्योर्ड दैट द रिडक्शन इन पेंशन विल बी कंपेंसेटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू 1 रैंक 1 पेंशन। और जब ये कम किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन से इसको कवर किया जाएगा, यानी 75% के बदले में आपको ओआरओपी मिलेगी। ओआरओपी मिल गई तो 75% का कोई भी असर नहीं रहा, यानी आपकी बातें बराबर हो गई। फिर कहते हो आप, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1 रैंक 1 पेंशन फ्रॉम जुलाई 2014 बट ड्यू टू रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ पे JCO जवान्स गॉट वेरी लेस बेनिफिट्स एंड मेजर पोर्शन ऑफ द बजट सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द 3% रिटायर्ड ऑफिसर्स। ओआरओपी आई और पे का रॉन्ग फिक्सेशन हुआ, और रॉन्ग फिक्सेशन ये नहीं बताया कैसे हुआ आपने, रॉन्ग फिक्सेशन कैसे हुआ, और इसका मेजर पोर्शन 3% ऑफिसर्स के पास चला गया। अब आप ओआरओपी 1 की बात कर रहे हो या ओआरओपी 2 की बात कर रहे हो? कि ओआरओपी 1 से तो लगभग सभी को, चाहे किसी की कम सर्विस थी या ज़्यादा सर्विस थी, सबको फायदा हुआ था, किसी को नुकसान नहीं हुआ था। यदि उसकी बातें आप कर रहे हो तो ओआरओपी 1 की 2014 वाले की, या आप 19 में कर रहे हो, इसमें तो JCO को तो बिल्कुल ही फायदा नुकसान हुआ है, और जो अदर रैंक्स में हैं उनकी जिनकी कम सर्विस है उनको नुकसान हुआ है। अब मुझे पता नहीं किसकी बात कर रहे हो आप। who were not entitled for it because since independence they have been getting pension of 50% of the salary, and even today they are getting higher salary and getting 50% pension, also retired at the age of more than 55 or 57 years। मतलब आपने बताया 55% में जाते हैं, 50% पेंशन लेते हैं, हमें नुकसान हुआ और उनको नुकसान नहीं हुआ। अब ओआरओपी 1 की जहाँ तक बात है कि हमारी जो अच्छी पेंशन है वो केवल ओआरओपी 1 की वजह से है। ओआरओपी 1 एवरेज वेस्ट है। जिस समय हमको ओआरओपी 1 मिली थी उस समय हम पेंशन नोशनल मैक्सिमम से ले रहे थे। 430 सर्कुलर और 501 सर्कुलर में जो हमारी पेंशन थी उससे ज़्यादा पेंशन 555 में थी। 555 एवरेज बेस्ड है, 430 और 501 नोशनल मैक्सिमम बेस्ड हैं। और जो 2014 में भी 15-16 में जो रिटायर हुए थे उनकी पेंशन को भी नोशनल मैक्सिमम से कवर कर दिया गया, तो पेंशन ओआरओपी से तो होगी नहीं, ओआरओपी पहले आ गई थी, अदरवाइज तो उनको फायदा होता। लेकिन उनको भी 471 सर्कुलर ला करके उसको नोशनल मैक्सिमम से प्रोटेक्ट कर दिया गया था। अब आपने इसका रीजन बताया कि भाई ये पेंशन कम क्यों हो गई। अब किसकी बता रहे हो आप? ओआरओपी 1 की बता रहे हो या ओआरओपी 2 की बता रहे हो? लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हो आप? पे फिक्सेशन ऑफ JCO जवान्स हु रिटायर्ड इन ईयर 2013 वर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल ऑफ द रैंक्स एंड ग्रुप्स, एंड द पेंशन ऑफ JCO जवान्स वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यू टू विच दीज डिस्क्रिपेंसी एवरेज। अब मुझे पता नहीं भैया आपका ये कौन बनाने वाला था, वो उसको खुद ही पता नहीं है वो कह क्या रहा है। कहता है JCO की पेंशन जो 2013 में रिटायर हुए थे, समझे, उनकी पेंशन जो नोशनल मैक्सिमम स्केल के अनुसार नहीं थी, और जो हमारी 2013 की जो फिगर थी एवरेज वेस्ट वो लाइव डाटा था। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। यदि उनकी पेंशन नोशनल मैक्सिमम पर नहीं थी तो आपको लाइव डाटा से फायदा कैसे हो गया एवरेज बेस्ड को? क्योंकि जो नोशनल मैक्सिमम था
वो उसमें 33 ईयर्स का क्लॉज लगता था, इवन वेटेज दे करके भी। लेकिन 2013 में जो आए थे वो 15 साल में पीवीआर और 20 साल में ऑफिसर लास्ट पीरियड रन का 50% ले रहे थे। अब मुझे पता नहीं, और आप ये कहना चाहते हो नोशनल मैक्सिमम पे नहीं थी, अच्छा एवरेज में ड्यू टू विच दी डिस्क्रिपेंसी एवरेज, और उसके कारण ये डिस्क्रिपेंसी जाएगा। डिस्क्रिपेंसी 2013 की बात कर रहे हो आप या 2019 की बात कर रहे हो? आप कहते हो 2013 में जो फिगर आई थी वो नोशनल मैक्सिमम पर नहीं थी, और नीचे आप बात कर रहे हो कि एवरेज बेस थी, नुकसान हो गया। लेकिन भैया आप ये बताइए मुझे कि जो आप पे ले रहे थे 2013 में, जो आपकी ये जो कैलकुलेशन किया गया था जिसके बेस पर, वो तो लाइव डाटा था आपका 2013 का, और उस लाइव डाटा में मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज निकाला गया। यदि ये नुकसानदायक होता जो एवरेज बेस्ड था, तो ये तो फिगर कम होती नोशनल मैक्सिमम से, लाइव डाटा से। लेकिन ये एवरेज बेस जो लिया गया था सबका, पूरे का जिनका लिया गया था, पूरे के पूरों का लिया गया था, ये ज्यादा था, ये नोशनल मैक्सिमम कम थी। आज भी देख लीजिए आप 430 और 501 सर्कुलर में जाइए, उससे ज्यादा पेंशन 555 सर्कुलर में है। रीजन ये है कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है 2 प्रकार से होता है। पहले आप नोशनल मैक्सिमम में कोई जाएगा तो इंडिविजुअली जाएगा, लेकिन जब कलेक्टिवली जाएगा, एवरेज और मिनिमम और मैक्सिमम लिया जाएगा, तो उस समय कुछ हवलदार जेसीओज डायरेक्ट भर्ती होते हैं, कुछ प्रमोशन से जाते हैं, सिपाही से भर्ती होकर के। जब एक स्टेज पर जाकर के पहुंचते हैं, जो डायरेक्ट भर्ती हुआ है उसकी ज़्यादा पे होगी, और जो इधर से गया है प्रमोशन होकर कम होगी, और दोनों का जो एवरेज होगा ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा हो जाएगा, नोशनल से ज़्यादा होगा। और नोशनल की बात बता दूं मैं, नोशनल प्री 2006 वालों के लिए आया था, वो कौन सी सेक्रेटरी कमेटी सीएससी रिकमेंडेशन का उदाहरण, लेकिन उसको भी 471 सर्कुलर के बेस पर 2015 में जो भी गया, यदि उसकी पेंशन कम होती थी तो उसको भी दिया गया है उसको। लेकिन क्योंकि 2014 में 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायर हुआ तो उसको ORP लागू नहीं थी, उस पर लागू था अपना खुद का वो डाटा कम पड़ रहा था, इसलिए उसको भी नोशनल मैक्सिमम से प्रोटेक्ट कर दिया गया था। ORP लागू होती तो स्वाभाविक सी बात है जो मैक्सिमम का जो फायदा कम वालों को गया, उसकी वजह से ये ORP बढ़ी थी। अब मुझे पता नहीं अब ये 2013 की बात कर रहे हो या 2019 की बात कर रहे हो, क्योंकि आप जो जंतर मंतर पर बैठे हो ये केवल 2019 की ORP की विसंगतियों के लिए बात बैठे हो, और यहाँ आप ज्ञापन दे रहे हो 2013 का। 2013 की चिंता मत करो, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ था, और उसी फायदे की वजह से मतलब आज लोगों को, मतलब जिनकी कम सर्विस है उनको अच्छा खासा चला हुआ है। हाँ, उनको नुकसान हुआ था किनको, जिनकी लगभग सर्विस जो 33 साल के नज़दीक पहुंच रही थी। उनका कारण ये था क्योंकि वो पीछे वाले जो आदमी 24 साल का 28 साल का करके आएगा, तो और जो आदमी 15-16 साल का करेगा उनमें फ़र्क होगा। क्योंकि आप जब तीसरे वेतन आयोग से चलोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी बेसिक पे थी, चौथे में कितनी थी, 5वें में कितनी थी। उस समय बेसिक पे बहुत कम थी, और पीछे से आप आ रहे थे, बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। सारा फ़ायदा जो आया था ये 6वें वेतन आयोग में आया था, और वो भी केवल इसकी मिनिमम फिटमेंट टेबल की वजह से कि इससे कम पेंशन नहीं होगी। वो कई बार के दृश्य बदल गए थे, जिसकी कम सर्विस थी उसको ज़्यादा फायदा हुआ, और जिसकी ज़्यादा सर्विस थी उसको बहुत कम फायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब जिसकी ज़्यादा सर्विस है उसको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन कईयों को फ़ायदा ही नहीं हुआ। जैसे सूबेदार बाई ग्रुप, 1 पैसे का भी फायदा नहीं है। सूबेदार मेजर दोनों ग्रुपों में लगभग किसी को फायदा है, किसी को फायदा नहीं है। इस प्रकार की जो परिस्थिति बनी है ये ORP 2 में, इसी के लिए आप बैठे, उससे संबंधित आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है। ये है आपका पहले नंबर का ज्ञापन, और आप इसको कहते हो कि हमने बहुत कमाल किया है, हमने बहुत इस पर भारत सरकार आपसे यार क्या बात करेगी और क्या आप बात करोगे जा करके मुझे बता सकते हो सूबेदार मेजर साहब। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।